हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो देखिए गाइस, इस वीडियो में एमए हिस्ट्री जो आपका है फर्स्ट ईयर है, आपके पास एमएचआई 106 सब्जेक्ट है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। ये क्लासेस हमारी थर्ड है। हमने 2 क्लासेस में, जैसे कि क्लासेस फर्स्ट में हमने जो 20 क्वेश्चन कौन से है वो बताए, प्लस सेकंड में क्वेश्चन विद आंसर बता रहे हैं, थर्ड में क्वेश्चन विद आंसर कराने जा रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेस करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है, इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए गाइस, ये 20 क्वेश्चन में से अगर आपके पेपर में 10 से 8 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। और आपको ऐसा हो नहीं सकता कि 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। कम से कम हमारे पीडीएफ में से 8 से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम है कि 8 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने क्लासेस कराई है जिसमें हमने 105 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए थे। आज के पेपर हुआ था, उसके 8 क्वेश्चन आए पड़े हैं उसमें, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, किस टाइप से हम बताएंगे आपको। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर आपको एक साथ कराएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, औपनिवेशिक काल में महिलाओं की बदलती भूमिका पर टिप्पणी करें। औपनिवेशिक काल में महिलाओं को आधुनिक कारखानों में किन मुद्दों का सामना करना पड़ा। तो ये आपका क्वेश्चन है कि कैसे उनकी भूमिकाएं बदली, क्या क्या उनके पास समस्याएं आई थी। ठीक है, अब इसी का आंसर देखेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे। सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा। देखिए परिचय में आप क्या लिख सकते हैं। दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में यूरोपीय उपनिवेशीकरण के परिणामस्वरूप औपनिवेशिक समाजों में महिलाओं की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 15 से 20 शताब्दी तक फैले औपनिवेशिक काल में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन देखा गया। तो ये कहा जा रहा है, देखो दुनिया भर में आपको पता है उपनिवेशवाद आपके लिए है, और जो औपनिवेशिक समाज है उसमें महिलाओं की जो भूमिका है उसमें बहुत ज़्यादा उसको महत्व देती है। जैसे कि आप पता चल सकता है कि जैसे 15 से जो 20 के सन है उसके बीच में जो शताब्दी है उसमें जो महिलाओं ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में भागीदारी दिखाई थी। ठीक है, अब देखिए एक एक करके पॉइंट देखते हैं। पहला है पारंपरिक भूमिका। पूर्ण औपनिवेशिक समाजों में महिला अक्सर घर, कृषि और शिल्प में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती थी। तो आपको पता चला कि जो महिलाएं क्या कार्य करती थी, मतलब घर में जितने भी काम होते हैं ना, शिल्प उत्पादन होते हैं, खेती बाड़ी होती है, तो वो सारे काम किसके द्वारा, जो महिलाओं के द्वारा किए जाते थे। हालांकि औपचारिक शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी तक उनकी पहुंच सीमित थी। तो मतलब कह सकते हैं जैसे शिक्षा के मामले में हो गई और राजनीति के मामले में हो गई, वहां तक उनकी पहुंच है लेकिन सीमित मात्रा में, एक लिमिट तक ही है। ठीक है, इन समाजों में पारंपरिक लैंगिक भूमिका गहराई से व्यापक थी, जिसमें महिला मुख्य रूप से घरेलू कार्य और बच्चों के पालन पोषण के लिए जिम्मेदार थी। तो आप कह सकते हैं कि जो ये पारंपरिक है, ये आपकी जो औपनिवेशिक है, इसमें आपको महिलाओं के जो सीमित कार्य बताए जा रहे हैं, मतलब कि वो उनका मानना है कि जो महिला क्या है कि जो घर के काम के लिए, मतलब लिंग के आधार पर यहाँ भेदभाव चल रहा है कि घर के काम के लिए बनाई गई, बच्चों के लालन पालन पोषण के लिए ही है। मतलब उनका काम है सिर्फ घर में बच्चों का पालन पोषण, खाना पीना, बनाना, कपड़े धोना, यही काम है। ठीक है, ये कहा जा रहा है यहाँ। इसी का सेकंड पॉइंट है कि यूरोपीय मानदंडों का परिचय। ब्रिटिश और पुर्तगाली जैसे औपनिवेशिक शक्ति अपने साथ लिंग भूमिका के बारे में अपने विचार लेकर आई। यूरोपीय मानदंडों में अक्सर पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना पर जोर दिया जाता था, जिसमें पुरुष प्राथमिकता कमाने वाले और निर्णय लेने वाले होते थे। इन विचारों ने औपनिवेशिक समाज को प्रभावित करना शुरू किया दिया। तो देखो यहाँ कहा जा रहा है कि जो इनकी जो महिला और पुरुष है, इनमें भी भेदभाव आ रहे हैं। जैसे कि इनका कहना है कि जो पुरुष के अकॉर्डिंग ही सारे कार्य करने चाहिए, उनके पास ही सारी शक्तियाँ होती है, जो ब्रिटिश में कहा जा रहा है। और ये उनकी जो इसके अकॉर्डिंग आप कहें, वहाँ पितृ सत्ता जो पारिवारिक संरचना होती है ना, उस पर जोर दिए गए। मतलब सारे कार्य जो बाहर के होते हैं, पिता के हाथ में, पिता ही मुखिया होगा घर का। औरत की जो वैल्यू है ना, यहाँ बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक है, तो मतलब ये प्रथम जो पुरुष है प्राथमिकता दी गई है उनको कमाने के लिए, और मतलब पैसे कमाएंगे और जितने भी बाकी फैसले होते हैं, निर्णय होते हैं, उन्हीं के द्वारा लिए जाएंगे। तो इसकी भी शुरुआत उस टाइम हुई थी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है कि आर्थिक परिवर्तन। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाओं की बदलती भूमिका का एक महत्वपूर्ण पहलू अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी थी। जैसे ही यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने नई कृषि पद्धति और उद्योगों की शुरुआत की, महिला अक्सर नकदी फसल उत्पादन, व्यापार, विनिमय में शामिल हो गई। इस आर्थिक गतिविधि ने उन्हें बढ़ती हुई स्वतंत्रता और कुछ मामलों में आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की। तो ये कहा जा रहा है कि जैसे आर्थिक परिवर्तन, मतलब जो महिलाएं सिर्फ घर के कार्यों के लिए जानती थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि जो अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग जो सरकार है उनके लिए कुछ बदला रही है जो, तो उसमें क्या गई, महिलाओं ने भागीदारी अर्थव्यवस्था में ले लेने लगे। जैसे कि यूरोपीय उपनिवेशवाद है, उसमें नए नए जो कार्य हो, जैसे कृषि के अकॉर्डिंग हो गए, खेती बाड़ी हो गई, और जो फसलें हो गई, व्यापार हो गए, विनियम हो गए, इसके में जो महिलाएं धीरे धीरे होकर शामिल होने लगी। फिर इसका असर ये हुआ कि वो अपने आप को पहचानने लगी, और वो अपने अधिकार के लिए, अपने स्वतंत्र के लिए वो मतलब आगे आने लगी। उनकी आर्थिक स्वतंत्रता इससे प्रदान की गई।
इसका 4 पॉइंट देखते हैं। राजनीतिक प्रभाव। जबकि अधिकांश औपनिवेशिक समाजों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सीमित थी, कुछ अपवाद भी थे। कुछ उपनिवेशों में महिला राजनीतिक गतिविधियों में लगी रही, विशेषकर राष्ट्रवादी आंदोलन के समर्थन में। उन्होंने उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों में योगदान दिया और ऐसे करते हुए अपने राजनीतिक प्रभाव का दावा करना शुरू कर दिया। तो ये कहा जा रहा है कि देखो, उनके राजनीतिक में जो कह सकते हैं, जो उनकी भागीदारी सीमित मात्रा में थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो महिला है, जो राजनीतिक गतिविधियों में धीरे धीरे चल के भाग लेने लगी। जैसे कि राष्ट्रवादी जो आंदोलन होता है उसमें जाने लगे, और ये कह सकते हैं जो उपनिवेशी विरोधी संघर्ष है ना, उसमें भी उन्होंने महिलाओं ने अपना योगदान देना चालू कर दिया, जिसके कारण उनके जो राजनीतिक प्रभाव धीरे धीरे सामने आने लगे, उसका वो दावा करने लगे, उनको प्राप्त होने लगे। चुनौतियां और बाधाएं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाओं की बदलती भूमिका सभी क्षेत्रों या समुदायों में एक समान नहीं थी। तो मतलब ये कहा जाता है कि जो औपनिवेशिक काल में ना जो महिला है, वो उसकी भूमिका सभी क्षेत्र में समान नहीं है, किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है। कई महिलाओं को भय, सीमित कानूनी अधिकार और परिवर्तन के प्रतीक संस्कृति प्रतिरोध सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो ये कहा जा रहा है कि जो कई महिला होती है, जैसे उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, उनके पास सीमित कानूनी अधिकार है, उनके पास जो भी संस्कृति है उसका प्रतिरोध हो रहा है, तो ये सारी चुनौतियों का वो सामना किए, ठीक है। श्रम बल या राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी की सीमा अक्सर विशिष्ट औपनिवेशिक संदर्भ पर निर्भर करती थी। मतलब कि जैसे कि काम हो गए, उनके जो बल का प्रयोग हो गया, राजनीतिक में भागीदारी हो गई, जो औपनिवेशिक सरकार है ना, उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग निर्भर करती थी, मतलब वो कहेगा तो जब भी कुछ होगा। विरासत। औपनिवेशिक काल में महिलाओं की बदलती भूमिका की विरासत आज भी देखी जा सकती है। कई उत्तर औपनिवेशिक समाजों ने महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के प्रगति की है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। तो देखो, ये कहा जा रहा है कि जो औपनिवेशिक काल में महिला की बदलती भूमिका विरासत के तौर पर भी आज भी देखी जा सकती है, लेकिन यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि जो उत्तर औपनिवेशिक समाज में जो महिला के अधिकार, लैंगिक समानता होती है, उसको मतलब बढ़ाने के लिए कोशिश तो की गई कि मतलब इसे कम किया जाए, समानता मतलब मिले उनको, लेकिन उसके सामने कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। वो चुनौतियां आज भी बनी हुई है, ये कहना चाह रहे हैं। औपनिवेशिक काल द्वारा लाए गए ऐतिहासिक परिवर्तन में लैंगिक समानता से समृद्ध भविष्य की चर्चा और आंदोलन के लिए आधार लिया गया। तो मतलब इसके कारण कह सकते हैं जो भविष्य की चर्चा है, उसके आंदोलन है, उसके तौर पर जो समानताएं बनती है, उस पर आधार तैयार किया गया, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। औपनिवेशिक काल महिलाओं के लिए अक्सर चुनौती, अवसर और चुनौती दोनों लेकर आया। तो ये कहा जा रहा है कि देखो, महिला है जो उनके लिए कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है, तो वो दोनों लेके आया था, ठीक है। उपनिवेशीय मानदंडों और प्रभावों ने पारंपरिक लिंग भूमिका में बदलाव लाए। तो ये कह रहे हैं कि जो पारंपरिक लिंग भूमिका है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आया, ठीक है, जिससे आर्थिक भागीदारी, शिक्षा और कुछ मामलों में राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो व्यक्ति या महिलाएं शिक्षा में भाग लेने लगी, और कुछ राजनीतिक मामले होते, आर्थिक मामले होते, उसमें उनकी भागीदारी में जो वृद्धि हो गई। हालांकि इन परिवर्तनों की सीमा विभिन्न औपनिवेशिक क्षेत्रों और समुदायों में व्यापक रूप से भिन्न थी। मतलब कि जो औपनिवेशिक क्षेत्र होते हैं, समुदाय होते हैं, सब में इनकी जो सीमा होती है, संख्या होती है, वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। इन परिवर्तनों की विरासत कई समाजों में महिलाओं की स्थिति को आकार देती रही है। तो इसकी जो विरासत है, महिलाओं को आकार भी मिला, इससे फायदे भी हो, ठीक है। जो औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाओं की बदलती भूमिका की जटिल और बहुआयामी प्रकृति को रेखांकित करती है। तो देख सकते हैं गाइस, फाइनली ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसी वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हम आपको कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु हुए आंदोलन है, उसमें उसकी भूमिका का वर्णन करें। समाज सुधार आंदोलन में किन मुद्दों को लिया गया जिसका प्रभाव महिलाओं के मुद्दे पर पड़ा। महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में लाने वाले आंदोलन के पहलुओं की विवेचना कीजिए। सामाजिक सुधार आंदोलन के उन पहलुओं पर चर्चा करें जिन्होंने महिला के प्रदर्शन को प्रभावित किया और महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में लाया। तो ये क्वेश्चन है आपके गाइस। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, चलिए आंसर देखते हैं। इसमें से किसी भी टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करके घुमा के आता है। तो इसमें यही है कि जो महिलाएं लोग हैं, उनकी जो सामाजिक राजनीतिक में कैसे भागीदारी पड़े, उनके प्रति कौन कौन से आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, तो ये सारे कुछ बताने हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको परिचय लिखना होता है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु भारतीय समाज में कई सामाजिक और धार्मिक आंदोलन ने जन्म लिया। तो जो ये कह सकते हैं, जो महिला की स्थिति को सही करने के लिए ना, उसमें सुधारने के लिए जो सामाजिक होते हैं, धार्मिक आंदोलन होते हैं, उन सबका जो जन्म हुआ। इन आंदोलनों ने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी शिक्षा और सामाजिक स्थान में सुधार करने तथा उनके साथ होने वाले अत्याचारों, भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने का प्रयास किया। तो जो ये आंदोलन उत्पन्न हुए थे, तो इनका क्या मकसद था कि जो महिलाओं को मतलब समाज में एक अच्छा स्थान मिल सके, जिसमें उनकी सामाजिक सुधार हो, जो उनके पास शिक्षा का अधिकार हो, और उनके जो अत्याचार होते हैं, भेदभाव होते हैं, उसे
कम किया जाए, उसे मतलब ख़त्म किया जाए जड़ से, ठीक है। इसके लिए वो कह सकते हैं ये संघर्ष के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रयास किए थे। 19वीं शताब्दी 20वीं सदी में महिला जागरूकता और सुधार के लिए कई आंदोलन सामने आए। तो जो 19 से 20 के बीच में कह सकते हैं जो महिलाओं को जागरूक करने के लिए, सुधार करने के लिए बहुत सारे जो आंदोलन है वो सामने आए, जिसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही है। तो इनमें सब में जो महिला है उनकी सीमित मतलब बहुत ज़्यादा ही भागीदारी रही है। इन आंदोलनों का उद्देश्य था महिला को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार प्रदान करा, उनकी स्थिति में सुधार करना। तो जो ये आंदोलन होंगे इनका उद्देश्य क्या है कि जो महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो अधिकार होते हैं ना और जो उनकी स्थिति होती है ना उनमें से उनको सुधार करना, ठीक है। मतलब ये सारे अधिकार उन्हें प्राप्त किए जाए। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट है जो ब्रह्म समाज और महिला शिक्षा का आंदोलन। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की। तो इस समाज की जो स्थापना कब हुई है 1828 में, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। ये समाज भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए संपत्ति था और इसके माध्यम से महिलाओं के अधिकार की रक्षा करने की दिशा में कई कदम उठाए गए। तो जो ये कह सकते हैं समाज है, इसके द्वारा जो महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सकता है और प्लस जो महिलाओं को सुधार करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, अधिकारों के लिए इसमें कई सारे कदम उठाए गए, जिसके बारे में यहाँ एक एक करके बताया गया। देखिए, राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकार पर जोर दिया और सती प्रथा, बाल विवाह और महिलाओं की शिक्षा पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित किया। तो इनके जो विवाद के मुद्दे क्या थे कि जैसे कि महिलाओं की जो सती प्रथा है उसे खत्म किया जाए, बाल विवाह होते जो बच्चों में शादी कर देना उसको खत्म करना, जो महिलाओं की शिक्षा पर इसमें जोर देना, ठीक है। उन्होंने महिला के जीवन में सुधार के लिए महिलाओं की शिक्षा को आवश्यक माना और इसी दिशा में कई कदम उठाए। तो उनकी क्या मतलब वो कहना चाह रहे जो महिलाओं के जीवन को सुधारना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। तो इसके लिए उन्होंने कई सारे कदम उठाए। तो देखते हैं। राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रेरित होकर महिला शिक्षा के आंदोलन को बढ़ावा मिला। इस आंदोलन में कई प्रमुख महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई। तो देखिए गाइस, यहाँ कहा जा रहा है कि जो राजा राम मोहन राय इनके द्वारा जो महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया, जो कि आंदोलन में शिक्षा के अकॉर्डिंग था, जो महिलाओं ने भाग भी लिया तो महिला ने अपनी भूमिका भी निभाई थी, ठीक है। इस समय की प्रसिद्ध महिला सुधारक काशीबाई और दक्षिण देवी जैसी महिलाएं शामिल थी। तो ये दोनों महिलाएं कह सकते हैं शामिल थी मतलब उस आंदोलन में। उनके द्वारा किए गए प्रयासों से भारतीय समाज में महिला शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पर बल मिला। तो ये इनके जो प्रयास किए गए थे इसी कारण कह सकते हैं जो महिला की शिक्षा पर बल दिया गया। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देने की दिशा में ये आंदोलन एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तो मतलब इस आंदोलन के द्वारा जो महिलाओं को शिक्षा प्राप्त हुई है और ये महत्वपूर्ण आंदोलन साबित हुआ है। तो ये आपको एक आंदोलन के बारे में पता चला। अब सेकंड देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम और महिला आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह और असहमति आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। गांधी जी के नेतृत्व में महिलाओं को स्वतंत्र संग्राम के एक सक्रिय अंग के रूप में देखा गया। महिला न केवल आंदोलन में हिस्सा ले रही थी बल्कि उन्हें सामाजिक सुधार के लिए भी संघर्ष किया। तो देखो ये कहा जा रहा है इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया और इसमें जो गांधी जी उनके नेता थे उनके द्वारा जो भी वो कहे जा रहे थे उसमें महिलाओं ने अपना जोरों शोरों से मतलब पूरा योगदान दिया और जो महिलाओं के प्रति जो गांधी जी के जो दृष्टिकोण थे उसमें भी जो भाग लिए। और ये कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें महिलाओं की भूमिका तो देखी गई, साथ में जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, राजनीतिक आंदोलन उसमें भी उनके सुधार के लिए कई कदम उठाए गए। गांधी जी से असहमति आंदोलन में महिलाओं ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और इस आंदोलन में महिला सशक्तिकरण का आंदोलन जोर पकड़ने लगा। तो जो महिलाओं ने अपने अधिकार के प्रति जो लड़ाई भी लड़ी और जो महिला सशक्तिकरण आंदोलन है वो ये जोर धीरे धीरे पकड़ने लगा, मतलब सबके जो नज़र में धीरे धीरे ये आने लगा। महात्मा गांधी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया और उन्हें ये समझाया कि उन्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। तो महात्मा गांधी क्या चाह रहे थे, जो महिला अपने अधिकार को पहचाने और अधिकार के लिए लड़ सकती है, उन्होंने समझाया, ठीक है। महिला नेता जैसे कस्तूरबा गांधी, सावित्रीबाई फूले, सरोजनी नायडू ने महिला सशक्तिकरण और भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए योगदान दिया। तो आपको पता चले ये तीनों महिलाओं ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया कि जो समाज की स्थिति सुधर सके महिलाओं की। इस संघर्ष में महिला न केवल स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ी बल्कि उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए भी कार्य किए। तो देखिए इसके साथ साथ जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके लिए भी लड़ी है, प्लस जो सामाजिक स्थिति है उसमें भी वो सुधार के लिए वो बहुत सारे प्रयास किए, अपने कार्य किए। अब देखिए थर्ड पॉइंट है
सती प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन। 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई सुधारक आंदोलन ने जन्म लिया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों को समाप्त करना था। तो आप कह सकते हैं जो 19वीं सदी में जो महिला की स्थिति थी उसमें सुधार के लिए बहुत सारे जो आंदोलनों का जन्म हुआ, जिसमें उद्देश्य क्या था कि जो महिला की स्थिति है उसे मतलब अत्याचारों से मुक्त कराना, उसमें सुधार करना। इसमें से एक प्रमुख आंदोलन सती प्रथा के खिलाफ था। मतलब जो सती प्रथा पता ही है ना आप सभी को, जिसमें उनकी पत्नियों को मतलब जला दिया जाता है, वही वाला। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और 1819 में ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंधित करने के लिए काम किया। उन्होंने महिला को सम्मान और स्वच्छता प्रदान करने के लिए इस प्रथा के खिलाफ मोर्चा खोला। इस आंदोलन में महिला की सक्रिय भागीदारी भी रही, विशेष रूप से विधवाओं के अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए। तो मतलब जिनके पति मर जाते हैं तो उनके अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए जो इसमें काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं उनका भाग रहा। ठीक है, मतलब अपनी भूमिका उन्होंने निभाई है कि सती प्रथा को जड़ से और बाल विवाह को ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है जो महिला श्रमिकों के अधिकार के लिए आंदोलन। 20वीं सदी शुरुआत में महिला श्रमिक के अधिकारों को लेकर भी आंदोलन हुए। महिलाओं को कामकाजी समाज में समान अधिकार मिले, इसके लिए भारतीय महिला महासभा, महिला जागरण, श्रमिक संघर्ष ने कई संघर्ष किए। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे उनकी काम को लेकर भी महिलाओं ने आंदोलन किया और वो अपने कामकाजी समाज में अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जैसे महासभा हो गए, महिला जागरण हो गए, इनमें जो इनके संघर्ष किए थे। ठीक है, महिलाओं कार्यस्थल पर भी भेदभाव और असमानता का शिकार होती है। मतलब जो महिला है जो कार्य के अकॉर्डिंग भी मतलब काम के अकॉर्डिंग भी असमानता का शिकार होती है। ठीक है, मतलब उनके साथ भेदभाव किया जाता है और इन आंदोलन ने उनकी स्थिति सुधारने के लिए आवाज़ उठाई कि मतलब इसको कम करने, इसको ख़त्म करने के लिए इन आंदोलनों का जन्म हुआ। ठीक है, मतलब जैसे कैसे भेदभाव कह सकते हैं, जैसे कि महिलाओं को क्या समझा जाता है कि घर के काम के लिए, उनके बाल बच्चे पे संभालने के लिए ही होते हैं, बाहर जाके काम करने के लिए पुरुष होते हैं, महिला नहीं। तो मतलब उस टाइम का था। महिला श्रमिकों के अधिकार के लिए आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ था, जहाँ श्रमिकों की मजदूरी और काम की शर्तों पर अत्यधिक कठिन थी। इस आंदोलन में महिलाओं की प्रमुख भूमिका थी, जिनकी कार्यस्थल में सबसे बड़ी चुनौती थी। इन आंदोलन में महिलाओं के श्रमिक अधिकारों को मान्यता दिलाने में मदद की और महिलाओं को कार्यक्षेत्र में भी समान अवसर प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। तो मतलब कह सकते हैं जो ये महिला आंदोलन में इनका जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण उनके कार्य को सीमित किया जाए और सभी कार्य क्षेत्र में समान अवसर जैसे पुरुष को प्राप्त हो, उसी महिला को भी प्राप्त किया जाए। ठीक है गाइस, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महिला मत अधिकार की। मतलब कि अब कह सकते हैं कि जो राजनीति है उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी है। देखिए, महिला मत अधिकार, महिलाओं को मतदान का अधिकार का आंदोलन भारतीय समाज में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। मतलब कि जैसे कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार। ठीक है, 20वीं सदी से शुरुआत में महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकार के लिए संघर्ष करना शुरू किया। महिला संगठन ने यह मांग उठाई कि महिलाओं को भी समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। तो देख सकते हैं जो 20वीं सदी में जो महिलाओं ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया राजनीति के अकॉर्डिंग कि जो महिलाओं को भी संगठन के द्वारा कि जो समान अधिकार मिलने चाहिए, उनका जो मांग थी। ठीक है, महिला मताधिकार का आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के साथ साथ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भी था। तो जो कांग्रेस है, जो ब्रिटिश सरकार है, उनके खिलाफ भी ये आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू जैसे महिला नेताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। तो ये दो महिलाएं तो होती, ये सारे जो आंदोलन में पार्टिसिपेट मतलब भाग ले रही है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार दिए और 1950 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। तो देखिए गाइस, जो फाइनली इन्होंने आंदोलन किया उसमें ये कह सकते हैं जो 1947 में अपना देश आज़ाद हो गया, प्लस जो महिलाओं को 1950 में वोट देने का, मतदान देने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया, मिल गया। शिक्षा और जागरूकता, सामाजिक सुधार आंदोलन का एक प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना है। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे नेताओं ने महिला शिक्षा का समर्थन किया। महिला की वकालत करके इन आंदोलन ने महिलाओं को ज्ञान प्राप्त करने, गंभीर रूप से सोचने और अपने अधिकार और सामाजिक अन्यायों के बारे में जागरूक होने का अधिकार दिया। तो ये कहा जा रहा है, देखिए जैसे कि आपको पता है जो सामाजिक सुधार आंदोलन है इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि जो महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए, अपने अधिकार जानने चाहिए, उनके साथ गलत किए जा रहे हैं उसके प्रति उन्हें आवाज़ उठाना चाहिए। तो ये सारे जो गंभीर रूप से आप कह सकते हैं अधिकारों के जो सामाजिक अन्याय होते हैं आपके साथ, इनके प्रति उन्होंने जागरूक करने की कोशिश की शिक्षा के द्वारा। शिक्षा ने राजनीतिक गतिविधियों में उनकी बात की भागीदारी के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया। मतलब कि जो शिक्षा ने क्या किया, जो राजनीतिक गतिविधियों के बाद की जो कार्य होते हैं उसमें भागीदारी के लिए उनको प्रोत्साहन दिया। ठीक है, संपत्ति में महिलाओं के अधिकार,
आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसे आंदोलन ने महिलाओं के संपत्ति अधिकार की वकालत की। उन्होंने महिलाओं की विरासत और संपत्ति रखने के अधिकार के लिए तर्क दिया। पितृसत्तात्मक मापदंडों को चुनौती दी, जिन्होंने महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया था। इन चर्चाओं ने महिलाओं की संपत्ति अधिकार के पक्ष में के बाद कानूनी सुधार की नींव रखी। तो देखो, यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो आर्य समाज है, इनके द्वारा कई आंदोलन किए गए, जिसमें संपत्ति के अधिकार के अकॉर्डिंग था। और इसमें ये भी बताया जाए, जो महिलाओं को जो संपत्ति का अधिकार है उससे बिल्कुल भी अलग कर दिया था। लेकिन जो सत्तात्मक जैसे होती है, पुरुष प्रधान जिसे कह सकते हैं, तो उनकी चुनौतियों का उन्हें सामना भी किया और महिलाओं को भी आर्थिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया। तो अब इस आंदोलन के प्रति उन्होंने क्या किया, जो उनको आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने संपत्ति का अधिकार प्राप्त हो, कानूनी द्वारा इसको सुधार करने की नींव रखी। मतलब कानून द्वारा भी उन्हें महिलाओं को भी, जैसे पुरुष को अधिकार है उसे महिलाओं को भी आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, संपत्ति का भी अधिकार मिलना चाहिए। अब देखिए निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन ने शिक्षा, विवाह प्रथाओं, संपत्ति के अधिकार को सामाजिक मानदंडों से संबोधित मुद्दों को संबोधित करके महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव को उत्प्रेरित किया। तो ये कहा जा रहा है, देखिए जो भारत है, अपने सामाजिक सुधार हो गया, शिक्षा हो गया, विवाह प्रथा हो गया, संपत्ति के अधिकार हो गए, इन सभी जो मुद्दों को लेकर जो महिलाओं के जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसके प्रति उनको बदलाव करने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, उन्होंने न केवल महिलाओं को जागरूक और अवसर पैदा किए, बल्कि राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी को भी प्रेरित किया। मतलब कि जो महिलाओं को तो जागरूकता मिली, उनके जो अवसर है उनके बारे में पता चला ही क्या रहा, और उनको जागरूक भी करना शुरू कर दिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं की भूमिका, मताधिकार आंदोलन, स्थानीय शासन में आरक्षण की शुरुआत ने राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी स्थिति को जोर और मजबूत किया। तो ये कह सकते हैं, जो अब राजनीतिक में भी जो महिलाओं की जो भागीदारी होने लगी, वो भी मतदान देने लगा। ठीक है, सामाजिक सुधार आंदोलन के इन पहलुओं ने सामूहिक रूप से महिला के पर्सन को भारतीय समाज में परिवर्तन के लिए शक्तिशाली शक्ति में बदल दिया। तो मतलब ये कह सकते हैं, जो समाज में परिवर्तन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो महिला समाज है, उनके पर्सन को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में बदल दिया। मतलब अब वो अपने जो भी चाहती है आंदोलन के द्वारा महिलाएं भी प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है गाइस, तो फाइनली यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन का आंसर कराए हैं आपको। अब देखिए, आप इसी वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराने जा रहे हैं, उसे एक बार देखते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर हमने आपको पहले ही क्लासेस सेकंड में क्वेश्चन ही करा चुके हैं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपका पहले ही कंप्लीट है। तो अभी तक आपके 3 क्वेश्चन हुए। अब देखिए, आपके पेपर में अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसका हम आपको आंसर दिखा देते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ के समझ लीजिएगा। तो क्योंकि ये आपके इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए अभी हमने 2-3 क्वेश्चन कराए, सभी क्वेश्चन तो एक दिन में वीडियो अपलोड होगी नहीं। आपके 30 को पेपर भी है और आज 28 है। ठीक है, एक दिन के अंदर 29 को कौन कौन से क्वेश्चन अपलोड होंगे। तो एक क्वेश्चन इस टाइप से आपको हम बता दे रहे हैं, जिससे आप ये कह सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप पढ़ के, लिख के, समझ के आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो आप ये खुद से पढ़ लीजिएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर भी हमें आपको बताने होंगे ना। अगर एक ही क्वेश्चन पर रुक जाए तो बाकी क्वेश्चन कैसे हो पाएंगे। तो ये देखिए, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन विद आंसर के अकॉर्डिंग वीडियो लाएंगे। तो 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे एक वीडियो में, और एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको दिखा दिया करेंगे, जिससे आपका 3 क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा लंबे वीडियो बने तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता। अगर 40-50 मिनट की वीडियो बन जाए तो सोचते कितना लंबा होगा, कितना कुछ होगा, तो वो स्टूडेंट जल्दी देखना उसे पसंद भी नहीं करते। वो शॉर्ट वीडियो होती है जैसे 15, 20, 25 मिनट की, तो ये देखना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 आ रहा है, वही नेक्स्ट क्लासेस आएगी, क्लासेस 4 आएगी, उसमें हम एक क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्लीट करा देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर कीजिएगा गाइस, और क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिए, अपलोड कर देंगे। थैंक यू।